याद रहेगा इसने नहीं क्या चीज़ लर्न की थी नहीं, हम ये फॉर्म ऑफ में कहते हैं इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। वहां क्या था एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, अब क्या है एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल in our opinion except for the possible effects of the matter described in the basis for qualified opinion section of our report, the accompanying consolidated गिव टू एंट्री रिव्यू। ठीक है, समझ गए? कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे डिस्कस कर लें क्लास में, आज समझे बगैर जाना नहीं क्लास से। क्या चेंज है यहाँ पे? एक्सेप्ट फॉर द। अच्छा, अब अगर आप जिंदगी में कभी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्ट फॉर द, आपको पूरी रिपोर्ट ना दिखाई जाए, सिर्फ एक लाइन दिखा दें एक्सेप्ट फॉर द, तो आप क्या समझेंगे कि क्वालिफिकेशन है और स्कोप लिमिटेशन की वजह से है। और ये जापान में भी बैठा ऑर्डर दे रहा है, वो भी ये वर्ड यूज करेगा एक्सेप्ट फॉर द। और अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, जिस मुल्क में आईफैक के स्टैंडर्ड चल रहे हैं, जो कि 200 के मुल्कों में चल रहे हैं, तकरीबन 150 के मुल्कों में पढ़ेंगे भी, तो वहाँ का ऑर्डर यही वर्ड यूज करेगा। यूनिफॉर्मिटी है। ठीक हो गया? अच्छा, मसला क्या है इसको? स्कोप लिमिटेशन को एविडेंस नहीं मिला, यही मसला ना। और एविडेंस ना मिलने का इफेक्ट क्या है? नॉन परवेसिव। पढ़ने से क्या मसला है? द ग्रुप्स इन इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट्स, कंसोलिडेशन पढ़ी है आप लोगों ने? कंसोलिडेशन ही पढ़ी है। अभी FAR2 पढ़ रहे हैं हम लोग। चलें, जब तक FAR2 भी पढ़ लेंगे तब तक हमारा ये सेशन भी गुजर जाएगा। हम इसको जुलाई में पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह। ठीक है, समझ गया? मसला में बता क्या है? मसला ये है कि इस कंपनी ने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उसके शेयर्स आपने अपने अकाउंट्स में कंसोलिडेट करने थे। आपको वो अकाउंट्स ही नहीं मिले अभी तक, उन अकाउंट्स का एविडेंस नहीं मिल रहा। तो अगेन ऑडिटर इनएबिलिटी होगी ना, ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू obtain सफिशिएंट। समझ गए? इसलिए ऑडिटर ने क्या कहा है, इन ऑडिटर जजमेंट ये क्या है? नॉन परवेसिव। तो उसने क्या किया है? क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिए। समझ गए? समझ आती बातें? एग्जाम्पल में 4 पे हैं। 4 में क्या आ रहा है जी? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैंने क्या बताया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में? आपने ये नहीं लिखना कि इन आवर ओपिनियन। क्यों नहीं लिखना? ओपिनियन दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है? इसका मतलब पूरे के पूरे अकाउंट्स का एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस नहीं मिला तो ओपिनियन नहीं देना आपने। समझ गए? तो इसलिए इन आवर ओपिनियन यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो? We do not express an opinion on the company consolidated financial statements. क्यों? Because of the significance of the matter described in basis for disclaimer of opinion section of our report. Sir, we have not been able to obtain sufficient appropriate evidence जिसकी बेस में अपनी रिपोर्ट करते हैं। ठीक है? अब उसने ओपिनियन क्या कर दिया? डिस्क्लेम कर दिया। और कहाँ लिखा है उसने? रीजन कहाँ दिया है? बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में क्या कह रहा है जी? मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है वो। कहते हैं हमने एक सब्सिडियरी को कंसोलिडेट करना था। अगेन कंसोलिडेशन मैटर है, आप इसको FAR2 में पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे FAR2 सब लोग? जब जुलाई तक पहुँचेंगे वहाँ तक हम पढ़ लेंगे इसे इंशाल्लाह। पढ़ लेंगे सब लोग? जो पढ़ रहे हैं वो गुजर जाएंगे उससे। ठीक है, मैं बताता हूँ। जो नहीं पढ़े उनको मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, कंसोलिडेशन ये होती है कि आपकी एक सब्सिडियरी है, एक फॉर एग्जाम्पल नियाग्रा मिल्स लिमिटेड क्या करती है? 50% प्लस शेयर खरीद लेती है रफीक स्पिनिंग के। ठीक है,
50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है रफीक स्पिनिंग के, खरीद लिए। अब रफीक स्पिनिंग क्या बन गई इसकी सब्सिडियरी, रफीक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। नियाग्रा क्या बन गई सब्सिडियरी और नियाग्रा क्या बन गई होल्डिंग कंपनी। स्टैंडर्ड कहता है अगर होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी हो तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, इसके अकाउंट्स को कंसोलिडेट करेगी अपने साथ। आपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाए हैं, लिखा भी हुआ है ना कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, ठीक है। तो कंसोलिडेट के लिए अब अकाउंटिंग के स्टूडेंट मुझे खुद बताएं, कंसोलिडेट तब तक कर सकते जब तक आपको रफीक में अकाउंट्स ना मिले, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे इसमें आइएगा कि रफीक स्पिनिंग के अकाउंट्स ही नहीं मिले आपको, ठीक है। और उसने बताने के लिए कि मैटर परवेसिव है, क्या बताया कि विच कॉन्स्टिट्यूट्स 90% जो टोटल मिला के ग्रुप बन गया ना, ये टोटल ग्रुप, इसको टोटल क्या बोलते हैं ग्रुप में क्या एक होल्डिंग है और एक यही है ना। वो कहता है कि जो रफीक स्पिनिंग के शेयर्स है ना, एसेट्स हैं, वो टोटल ग्रुप के 90% एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे बताएं ग्रुप का पोर्शन क्या है सब्सिडी अकाउंट्स, और अगर आपको सब्सिडी का एविडेंस नहीं मिला, अब बताएं परवेसिव बनता ना यहाँ पे, तो परवेसिव कैसे पता लगेगा आपको। हम बात करें जजमेंट है, लेकिन यहाँ पे किसने जजमेंट चेंज की अपनी, इट वाज योर क्वेश्चन कि जजमेंट डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे कोई चेंज कर रहा है, सब क्या कह रहे हैं कि परवेसिव है इसका, इनको एडवर्स ही बनता है, इनको डिस्क्लेमर ही बनता है, ठीक है। ये ठीक है जजमेंट है हमारी, लेकिन 20 बच्चे बैठे हैं, मैं मिला के 21-22 बन जाते हैं हम लोग, तो किसी ने जजमेंट चेंज की अपनी, ठीक है। सब ने क्या कहा हाँ इसका परवेसिव इफेक्ट है। क्यों परवेसिव इफेक्ट है, क्योंकि टोटल बैलेंस शीट का 90% तो वो सब्सिडी कवर कर रही, उसी के एविडेंस नहीं मिला तो मिला क्या, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, वी डू नॉट express an opinion on the accompanying consolidated financial statement of the group because of the significance of the matter described in the basis for disclaimer of opinion section of our report. We have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these consolidated financial statements. क्लियर हो गया जी। अच्छा एग्जामिनर में 5 भी यही है, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। वही डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वही वो कह रहा है वी वर एंगेज टू ऑडिट, ठीक है। इसको हम आगे जाके पढ़ लेंगे। सेकंड पैराग्राफ में वी डू नॉट एक्सप्रेस एन, क्यों बिकॉज ऑफ द, क्यों नहीं करे, क्योंकि हमने मसला कहाँ लिख दिया है, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। बेसिस जाके आप खुद घर में पढ़ लीजिएगा क्या बात, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 706। अब मैं यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रही है। हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं कि ओपिनियन दैट डू नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहाँ पे एम्फेसिस मैटर पड़ेगा फॉर अदर मैटर पड़ेगा। अच्छा यहाँ से यहाँ निकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस पर्टिकुलर मैटर पे 705 ना लगता हो। वो कब नहीं लगेगा, जब स्टेटमेंट नहीं होगी या स्कोप लिमिटेशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि मैटर बिल्कुल अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो स्टेटमेंट नहीं है ना, लेकिन ठीक है, ऑल्दो इट इज अप्रोप्रिएटली मेंशन्ड, बट इन ऑडिटर जजमेंट दिस मैटर नीड सर्टेन अटेंशन। वो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ऑडिटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ इन केस के मैटर रिलेट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, या फिर क्या करेगा वो इन केस के मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा किसी और चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा है। अगर ऑडिटर किसी ऐसे मैटर को हाईलाइट करना चाह रहा है जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल, तो एम्फेसिस मैटर पर क्या आएगा। अगर फाइनेंशियल में ताल्लुक नहीं है तो क्या आएगा, अगर आप किसी ऐसे मैटर को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल मैटर से नहीं है तो क्या आएगा, अदर मैटर पर आएगा। लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है कि 705 एप्लीकेबल ना हो, याद रहेगा। अच्छा इसमें आप 8.1 में है, 8 पॉइंट जल्दी से इसकी
विंडो एक इसमें डेफिनेशन पढ़ी है ज़रा। Definition. A paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented. Appropriately presented in the financial statement. Appropriately इसका मतलब क्या है कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, appropriately presented है। मैटर क्या है? प्रेजेंटेड। ये याद रखना हमने। हाँ, आगे क्या मसला है? Disclosed in the financial statement that in the auditor's judgment is of such. In the auditor's professional judgment क्या होती है, पढ़ी हुई आपने? Yes, sir. Is of such importance. Is of such importance that it is fundamental to users' understanding of the financial statement. ठीक है, वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक मैटर है, अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है और ऑडिटर की जजमेंट के मुताबिक ये ऐसा मैटर है कि इसको इट नीड्स हाईलाइटिंग, इट नीड्स स्टेक होल्डर्स अटेंशन। तो क्या करता है? एम्फेसिस मैटर पढ़ेगा, एम्फेसिस मैटर पढ़ लें हम डेफिनेशन। वो क्या करता है? एम्फेसिस मैटर ऐड करता है और उसमें मैटर को हाईलाइट कर देता है। समझ गए? अच्छा, वेरी नेक्स्ट पेज पे 8.2 में अदर मैटर पढ़ेगा, डेफिनेशन पढ़िएगा। A paragraph included in the auditor's report that refers to a matter or अदर देन दोज presented or disclosed इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए? एम्फेसिस मैटर वगैरह में क्या था? रिलेट टू और बिलोंगिंग टू। यहाँ पे क्या? अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका फाइनेंशियल में ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ऐसा मैटर है जो ऑडिटर क्या करना चाह रहा है? हाईलाइट। तो क्या ऐड करेगा? अदर मैटर पड़ेगा। समझ गए? एम्फेसिस मैटर और डिफरेंस क्या है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है, ये एनी अदर मैटर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर मैटर को हाईलाइट करना चाह रहा है, अटेंशन दिलाना चाह रहा है लोगों की। समझ गए? अच्छा, ये चैप्टर मैं अब नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको सीधा इसकी इलस्ट्रेशंस पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, पेज 253 पे हैं। आगे जी, पेज 253 पे आ जाए। आगे जी, इसमें देखिए सबसे पहले क्या हेडिंग आ रही है? ओपिनियन आ रही है हेडिंग। अच्छा, पिछले चैप्टर में क्या आ रही थी हेडिंग? क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ। यहाँ क्या आ रही है? समझ गए? याद रहेगा। अच्छा, आगे जाके क्या हुआ? जब ओपिनियन सादा हो गया, अनमॉडिफाइड हो गया, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन भी सिंपल होगी। ऐसी है ना? फिर आगे आ जाए, आगे आ गया एम्फेसिस ऑफ। ऑडिटर क्या चाह रहा है? अच्छा, ये लिखा हुआ है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। इसका मतलब क्या है कि एक मैटर है, ऑडिटर की जजमेंट के मुताबिक इतना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है कि वो उसको हाईलाइट करना चाह रहा है, और ये मैटर अकाउंट्स में अप्रोप्रिएटली, अगर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड ना होता तो मिसस्टेटमेंट होती तो ऑडिटर क्या करता? मिसस्टेटमेंट में नॉन प्रिवेसी इफेक्ट होता, अगर प्रिवेसी होता तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि मिसस्टेटमेंट नहीं है, मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है, रिलेट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इसलिए वो क्या कर रहा है इसमें? अदर मैटर, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। पढ़ें जी, क्या कहता है? We draw attention to note X of the financial. We draw attention to note number this of the financial statement. ठीक है, उस मैटर में क्या है? अच्छा, इतनी बात काफी थी। हम अपने ऑडिटर क्या कहता है? मैं अटेंशन दिलवा रहा हूं इस नंबर नोट पे। अब जब उस नंबर नोट में जाएंगे अकाउंट्स के अंदर, तुम्हारा मैटर लिखा होगा तो हम ये दे रहे हैं ना, अगर ना लिखा होता तो मिसस्टेटमेंट होती। ऐसी है ना? तो जो भी मैटर लिखा हुआ है उसमें क्या करना है? हम अटेंशन दिलवा दें। विच डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ फायर इन कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज, जो बता रहा है कि कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटीज में आग लगी। ठीक है, मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, इसको क्वालिफिकेशन ना समझे। क्वालिफिकेशन होती मैं यहाँ ना होता, यहाँ कहीं होता। समझ गए? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? पक्की बात है। देखें ये डिस्क्लोजर कहाँ जो है हमने? वो ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर एक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या हुआ है? आग लगी है, उसके बारे में बताया। क्या बताया हुआ वहाँ पे? मेरा क्लाइंट है पिछले साल
29 जून को आग लगी, ठीक है, तो उनको तकरीबन 750 मिलियन का लॉस हुआ, जिसमें 450-500 मिलियन का स्टॉक था, 150-200 मिलियन की बिल्डिंग थी और कुछ प्लांट एंड मशीनरी थी। तो प्रॉपर डिस्प्ले दिया, ऐसी आग लगी, ठीक है, इतना इतना नुकसान हुआ, हमने इंश्योरेंस क्लेम इतने इतने इंश्योरेंस क्लेम किए, इतने इतने हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गए हैं, बाकी अभी मिलने वाले हैं, और इतने क्लेम्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, इतने का लॉस आया, ये मैंने सीए को चार्ज कर दिया, ये इसको चार्ज कर दिया, इसको चार्ज कर दिया, यही नोट हो, और क्या होगा उसमें, समझ गए? तो अब मैटर तो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड अकाउंट्स के अंदर, तो हमने क्या किया उसमें, ये तो एग्जाम्पल बुक ही है ना, जहाँ हम रिपोर्ट पढ़ने होंगे, मैं आपको अपनी 20-22 रिपोर्ट अपनी ला के दूंगा, मेरे हाथ की ड्राफ्टेड है, जिसमें ये क्वालिफिकेशन लिखी हुई या ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आते होंगे, ठीक है, समझ गए जी, याद रहेगा। और आपके शहर की एग्जाम्पल सारी, नाम सुने होंगे आपके, ठीक हो गया। अच्छा, इसी पेज पे नीचे देखें अदर मैटर पे आ रहा है, इसी पेज में नीचे जाके मिल गया जी, बोले यार एनर्जी क्यों कम हो गई है, ज़्यादा हो गया है, ओवरडोज हो गई है, चलें आगे। अच्छा, अगले पेज पे 254 पे 250 आगे जी। अब देखिए 254 वाली जो रिपोर्ट है ना, इसमें क्वालिफिकेशन भी है और एम्फसिस भी है, ये कैसे हो गया? हो सकता है, बिल्कुल सही। कैसे हो सकता है? आपके देखें स्टॉक्स में मसला था, स्टॉक में मिस स्टेटमेंट थी, नॉन प्रोड्यूसिव फैक्टर था, कौन सी रिपोर्ट देंगे? क्वालिफाई, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कोई एक ऐसा मैटर भी है जिसे आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ क्या लग जाएगा? 70। मिसाल के तौर पे स्टॉक्स में मसला है, एनआरवी चेक नहीं की, नॉन प्रोड्यूसिव फैक्टर, आप क्वालिफाई करेंगे ना। वहाँ एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, आप उस हाई कोर्ट का जो केस चल रहा है उसको हाईलाइट भी करना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ करेंगे? वो हाईलाइट किसको कर रहे हैं? उस केस को, उस लिटिगेशन को। यहाँ क्वालिफाई किसको कर रहे हैं? स्टॉक्स को। तो कर सकते हैं रिपोर्ट, समझ गए? अब आए इस पे, क्या कहते हैं जी? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या कहते हैं जी? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन, ठीक है। वो इफेक्ट का मैटर क्या है? नीचे लिखा हुआ है बेसिस वाले सेक्शन में, पढ़ लीजिएगा खुद क्या है। अभी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जब पढ़ना होगा मैं तब पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। एक मसला है, वो मसला के नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में कोई इशू है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में कोई इशू है, उसकी वजह से उसका ऑडिटर ने समझा कि इसका नॉन परवेसिव इफेक्ट है, उसने उसको क्या कर दिया? क्वालिफाई। समझ गए यहाँ तक? अगले पेज में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या हुआ? आग लगी। We draw attention to note of the financial statement which describe the effects of a fire in the company's production facility. Our opinion is not modified in respect of this matter. ठीक हो गया? समझ गए नहीं? मुझे एश्योरेंस से बातें समझ आ गई हैं, पक्की बात है। मैं समअप कर रहा हूँ आज के लेक्चर को। ऑडिट रिपोर्ट हमने पढ़ी दो तरह की, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड तब देंगे सब कुछ ठीक होगा, इन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा, फाइनेंशियल मैटर प्रेजेंटेड फेयरली होंगे, ठीक है, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं दे सकते। वो कौन से हैं? दो मैटर्स, स्कोप इम्प्लीमेंटेशन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट तीन तरह से होती है, आज मैंने पढ़ा भी दी बुक में, कहाँ लिखा हुआ है, और उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी हैं। कुछ पढ़ा दी, कुछ मैंने आपको छोड़ी, खुद पढ़े हैं, खुद टकराएं मारे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें अपनी, ठीक है। फिर स्कोप लिमिटेशन भी तीन तरह से हो सकती है, और तीनों के आगे दो तीन एग्जाम्पल बुक में आपके पास अवेलेबल है। जो कुछ हम पढ़े बुक से पढ़े तो उसमें कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि किस मौके पे कौन सी रिपोर्ट देनी है, पता लग गया आपको, ठीक है। फिर हमने इफेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा परवेसिवनेस का,
फिर डिस्कस किया परवेसिव कैसे हो सकता है, 3 तरह से परवेसिव हो सकता है, ठीक है, कि गलती किसी एक हेड में है और वो सिग्निफिकेंट पोर्शन है, दूसरे एक हेड में नहीं है बट टू मल्टीपल है और मल्टीपल का कलेक्टिव फैक्टर मिलकर क्या बन रहा है, परवेसिव। और तीसरा क्या है, एक डिस्क्लोजर, सिग्निफिकेंट फंडामेंटल डिस्क्लोजर ओमिट हो गया। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं होता, पक्की बात है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन रिपोर्ट्स की प्रैक्टिस की, 5 तरह की रिपोर्ट्स हैं, इनकी प्रैक्टिस की। ऐसे ही है, हमने क्या पढ़ा, इन आवर ओपिनियन except for the effect of the matter discussed in basis for qualified opinion section of our report, financial may give true and in our opinion possible effect of the matter discussed in basis for qualified opinion section of our report, financial may give in our opinion because of the significance of the matter discussed in basis for adverse opinion section of our report, financial may do not give true and fair view। यहाँ पे आपने क्या करना है, ओपिनियन, आपने नहीं कहना इन आवर ओपिनियन, आपने कहना है वी डू नॉट गिव एनी ओपिनियन। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, हम ओपिनियन नहीं दे रहे, वी आर अनएबल टू गिव एनी ओपिनियन। क्लियर है जी? मैंने इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी करवा दी, 5 एग्जाम्पल, ठीक हो गया। फिर हम आगे 706 में, 706 के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस मैटर पर 705 में लगता हूँ। अभी आपके सामने है 705, आखिरी एग्जांपल क्या डिस्कस किया आपने, क्वालिफिकेशन भी थी और एम्फेसिस भी था, लेकिन उस मैटर पे नहीं था। जिस मैटर पे आप एम्फेसिस डाल रहे हैं उस मैटर पे क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन है तो पहले क्वालिफिकेशन लगेगी, उस पर क्वालिफिकेशन कब लगेगी, जब मिसस्टेटमेंट होगी या तो उस मैटर पे ना स्कोप लिमिटेशन है ना मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। इसलिए जब हम एम्फेसिस मैटर पर हेडिंग में डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या लिखा था, मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैटर क्या है जी, प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक हो गया। मैटर क्या है, हाँ, लेकिन इन ऑडिटर जजमेंट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट ऑडिटर थिंक इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द यूजर। तुम क्या कहते हैं, हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, हेडिंग देते हैं एम्फेसिस मैटर और क्या कहते हैं, वी ड्रॉ अटेंशन ऑफ द यूजर टू नोट नंबर 26.1 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच ये मसला हो गया। वो मसला कहाँ लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड इन नोट नंबर 26.1। अब जो रीडर है वो क्या करेगा, फौरन वो तेज छोड़ेगा अपनी चेयर की, कॉफ़ी का कप साइड में रखेगा और फौरन 26.1 नंबर नोट पे जाके पढ़ेगा क्या मसला है। अब जो भी उसने डिसीजन करना होगा उस मैटर को देख के, उसका इफेक्ट देख के फिर वो अपना डिसीजन करेगा, ठीक है। अच्छा, अदर मैटर क्या है, ये भी एम्फेसिस है, काइंड ऑफ एम्फेसिस है, लेकिन यहाँ पे हम उस मैटर को डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं है। यहाँ पे हम रेफर कर होंगे, वी ड्रॉ अटेंशन ऑफ द यूजर टू एनीथिंग अदर देन, वो क्या हो सकती है, कुछ भी डायरेक्टर रिपोर्ट हो सकती है, वो कोई और चीज़ हो सकती है जिसमें हम लोगों की टेंशन चलवाएंगे और लिखेंगे जब नहीं, लिटिगेशन तो काउंट में डिस्कस हो रही होती है। यहाँ पे जो मैटर आएंगे हम पढ़ेंगे आगे जाके, 6-7 मैटर हैं आपकी बुक में। अगर कोई बहुत क्यूरियस है तो वो वहाँ लिखे हुए हैं बुक में, जब मैंने पढ़ाया ना अदर मैटर पैराग्राफ, वहाँ पे 6 मैटर लिखे हुए हैं, 4-5-6 मैटर लिखे हुए, वो पढ़ लें। लेकिन मेरे को समझ नहीं आएंगे, इसने पढ़ा नहीं रहा। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं पढ़ाते हुए आपसे बात करूँ एम्फेसिस मैटर, तो आपके हाँ हमें पता क्या होता है। मैं बात करूँ एडवर्स, यहाँ पे ऑर्डर एडवर्स देगा तो आप फौरन पूछें एडवर्स का मतलब है मटेरियल में स्टेटमेंट है और उसका, बस मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। बाकी जो अपने चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़, ये जो हमने डिस्कशंस की हैं ना, ये सारी आज ये बहुत प्री मेच्योर की हैं हमने। कब पढ़नी थी हमने अदरवाइज, जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में, ठीक है।
तो अगर कोई चीज़ समझ ना भी आए ना इन केस, वैसे तो मेरा ख्याल आ गई सबको समझ आपकी, तो परेशानी वाली बात नहीं है। कल आप क्लास में आए कि नहीं हो तुम ऑडिट तो बड़े होके पढ़ेंगे, अभी छोटे हैं उसके लिए, या ये वो अगले साल पढ़ेंगे जी, मौसम बड़ा अच्छा होगा, मार्च रज़ाई में बैठ के पढ़ेंगे जी, जनवरी जुलाई में कॉफ़ी पी रहे होंगे और ठीक है। तो परेशान इससे, मैं कल इधर फिर 2-3 मिनट लगा के इसको रिवाइज कराऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? इन केस समझ ना आए तो परेशान, और मेरा बिलीव है कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, और मैंने बुक अभी तक आपको नहीं पढ़ाई, ये मज़े की चीज़ है। ठीक है, बुक में सिर्फ कुछ चीज़ों का आपको पढ़ा दिया कि ये यहाँ लिखा यहाँ लिखा, इसलिए कि आपको ये लगे कि पता नहीं सर हवा में पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है, बुक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, सिर्फ एहतियातन मैंने रेफर दे दी कि ये यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। और देखिए जो बातें हम कर रहे हैं सारी की सारी कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं। ठीक हो गई जी? कोई क्वेश्चन? ले जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।